गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी 6 क्लास की जो MCQ चले हुए हैं उसका आज जो है 5th चैप्टर हम करवाने वाले हैं। 5वां अध्याय है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आज थोड़ा सा आवाज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? आप लोगों को बताना है कि इसमें जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है वो कौन से हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आप लोगों को ऑप्शन बताना है, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 4 और 5, केवल 2 3 4 5। तो बताइएगा कौन सा जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी देखिएगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये हमारे क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और असर्शन है। ठीक है, असर्शन और रीजन। ठीक है, वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। ये कथन है कि वैदिक काल में जो महिलाएं हैं उनको शूद्रों के समान माना गया था। कारण क्या है, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिए दोनों जो है दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। बातें दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन वो उसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा देखेंगे, शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा है, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन, इसके बारे में हमें बताना है। देखेंगे दोबारा से, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का जो है अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म सिद्ध के आधार पर होता था। तो जो हमारा फर्स्ट है वो सही हो जाएगा और थर्ड भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन शूद्रों को जो है अछूत नहीं माना जाता था। तो हमारा 1 और 3 ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार की गई। उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो है पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। इसके बारे में हमें बताना है। तो जो 1 और 2 दोनों ही हमारे जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। तो दोनों हमारे क्या है, सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है 1 और 2 दोनों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये बस्तियां जो है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। बताइए कौन से स्थानों पर ये जो बस्तियां पाई गई हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ऑप्शन एक क्या है, पुराना किला जो दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो मेरठ में है, अतरंजी खेड़ा जो एटा में है, इसके बारे में बताना है। तो जो 1 2 3 तीनों हमारे क्या है, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तीनों जगह पे ये चीज़ें मिली हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आवाज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है उनको बताना चाहूँगी कि हमारी प्लेलिस्ट जो थ्योरी क्लासेस है वो बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस ज़रूर देखिएगा। नोट्स के जरिए भी रिवीजन चली हुई है, वो क्लासेस भी आप देखिएगा। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
महाजन पदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। राजा सेना रखने लग गए थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। ऑप्शन देखेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न ही दो। तो ऑप्शन जो है एक हमारा सही हो जाएगा। महाजन पदों की कई राजधानियों में जो है किलेबंदी की गई थी। ठीक है, उनको आहत सिक्कों के रूप में नहीं दिया जाता था वेतन। नेक्स्ट देखेंगे, महाजन पदों की एक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय उपज का 1/3 वह हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, 1/6 हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो ये ठीक है हमारा। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है, केवल 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में देना पड़ता था। जो पशुपालक हैं उनको कर किसके रूप में देना पड़ता था? जानवरों और उत्पाद के रूप में। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आखेटक और संग्राहकों को भी जो चीज़ें वो इकट्ठी करके लेके आते थे उसके रूप में जो उनको कर दिया देना पड़ता था, मुक्त नहीं थे। तो हमारा जो 1 और 2 है, जो हमारा 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? जो कौशाम्बी है उसके बारे में पूछा गया है, कहाँ पे स्थित था, कौशाम्बी कहाँ स्थित था, इसके बारे में बताना है। तो जो कौशाम्बी है वो इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे कौशाम्बी, जो प्राचीन महत्वपूर्ण नगर है उसमें कौशाम्बी वहाँ पे स्थित था, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ये तो ठीक है। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधा को रोपण शुरू कर दिया था। सॉरी, तो 1 और 2 दोनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का जो शासक है वो नहीं था, इसके बारे में बताना है। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु और महापद्मनंद। तो इसके बारे में आप बताइए कि कौन सा जो है मगध का शासक नहीं रहा है। तो जो ऑप्शन बी है, प्रसेनजीत, ये जो है मगध का शासक नहीं रहा है, बाकी तीनों रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है? तो मगध की राजधानी राजगिर भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है, जो श्रीवस्ती है वो मगध की राजधानी नहीं रहा है। तो केवल सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखेंगे। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना से भयभीत थे। आपको बताना है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताइए, जो सिकंदर की सेना है उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। 1 सेकेंड, तो ये तो ठीक हो जाएगा। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेनाओं से भयभीत थे। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो
ऑप्शन सी के 1 और 2 दोनों जो हमारे सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगी, वज्जी की राजधानी कौन सी थी हमारी? वज्जी की राजधानी हमारी वैशाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य गण, जो विशाल राज्य क्षेत्र है वो गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बताइए, नीचे कथन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखेंगे, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। तो बताइए गण और संघ क्या कौन, मतलब क्या होता था, क्या कहलाता था, कौन कहलाता था गण या संघ? बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, ये ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा केवल दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गण और संघ किसे कहते हैं। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? जो गण और संघ है, कौन से राजा ने, जो शासक ने विजय प्राप्त की थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो जो गुप्त शासक थे उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जो दीघ निकाय है वो क्या है? हमने पढ़ा था ना, दीघ निकाय का किसके अंतर्गत आया था? तो जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंतर्गत जो है दीघ निकाय हमने पढ़ा था। चलिए, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम लिखित में से क्या है? उस मंत्री का नाम बताना है, बताइए। जो वस्त्रकार है उसको बुद्ध के पास भेजा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे 19 क्वेश्चन थे हमारे, 19% मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी। आज थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है, तबीयत भी ख़राब चल रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।